हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे मोलरता और मोललता के बारे में। ठीक है, मोलरता और मोललता की परिभाषा क्या होती है, उन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बार बार कन्फ्यूजन रहता है मोललता मोलरता वर्ड में कि हाँ मतलब किसकी डिफिनीशन क्या हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अच्छे से हम लोग अंतर भी समझे थे, उसके इकाई को समझे थे, मात्रक को, उससे एग्जाम्पल भी समझे थे, और किसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, किसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, उसको भी क्लियर किया गया था ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 0.25 कैपिटल एम दिया गया है तो उसको हमें समझना है कैपिटल एम क्या होता है, मोलरता या मोललता, या स्मॉल एम दिया गया तो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार मोलरता और मोललता नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम लिखा गया तो हमें समझना है कि कैपिटल एम क्या होता है, मोलरता होता है, जबकि स्मॉल एम क्या होता है, मोललता होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मान लीजिए आप लोग वो वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, बने रहिए इस वीडियो में। यदि नहीं देखे हैं और मोलरता और मोललता में कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मलता को। ठीक है, विलेन की नॉर्मलता। यदि हम लोग बात करें नॉर्मलता की तो कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलेन में घुलित हो उस विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं नॉर्मलता को कि उसका फार्मूला क्या होगा और एग्जाम्पल, और इसमें जो ग्राम तुल्यांक आ रहा है या फिर मतलब इक्विवेलेंट वेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कैसे कैसे हम निकालते हैं। मान लीजिए क्षार दिया गया, आम्ल दिया गया है या फिर साल्ट दिया गया, तो इसके ग्राम तुल्यांक को हम कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब नॉर्मलता में इसे देखने में तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, फिर पदार्थ का ग्राम में भार तो ठीक है, फिर तुल्यांकी भार ये सब निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इससे बहुत कन्फ्यूजन हमको भी होता था पहले, लेकिन जब क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, सोल्यूशन मिले तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो वही हाल होता है इसमें, लेकिन कब तक, जब तक हमको अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक। ये समझ में आ गया ना तो फिर कोई भी कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। तो हम लोग देखते हैं नॉर्मलता किसको कहते हैं। तो जैसा कि बताया गया कि 1 लीटर किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में, ठीक है, या कह सकते हैं 1 लीटर विलेन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम उस विलेन का नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों को हम लिख सकते हैं पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ की तुल्यांकी भार। अब पदार्थ का तुल्यांकी भार और यहाँ विलेन का आयतन लीटर में, तो विलेन का आयतन लीटर में वही है। ठीक है, फिर अब पदार्थ का ग्राम में भार तो पता होगा, दिया होगा, फिर पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, तुल्यांकी भार। ठीक है, उसके बाद फिर इसी को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार गुणे, यहाँ आयतन लीटर में था, यहाँ आयतन ml में, ऊपर 1000 से गुणा। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले में से कोई भी यूज कीजिए, सेम है। फिर एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए होता क्या है, मोलों की संख्या निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जितना भार दिया गया, द्रव्यमान जितना भी दिया गया उसमें और भार से भाग देते हैं और तुरंत हमें कितना मोल उस पदार्थ का है पता चल जाता है। जैसा अभी इसके पहले वाले में हम लोग मोलरता और मोललता में विलेय के मोल निकाले हैं। ठीक है, जितना ग्राम में मात्रा था उसमें उसके अनुसार से भाग दे दिए हैं। तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे अणु भार। सेम इसी प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान जो भी दिया गया ग्राम में या किलोग्राम में, उसके बाद फिर नीचे तुल्यांकी भार। अब फिर यहाँ तुल्यांकी भार आ गया, तो एक बार यहाँ मिला तुल्यांकी भार, एक बार यहाँ मिला, इसमें तो है ही। तो हम लोग सबसे पहले तुल्यांकी भार को ही क्यों ना समझ लें अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये तुल्यांकी भार आ गया तो हम लोग टोटल, यहाँ देखिए तुल्यांकी भार आ गया तो पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आराम से हम लोग निकाल पाएंगे, और यहाँ तुल्यांकी भार आ गया तो पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या यहाँ पर भी निकाल लेंगे, बात सेम ही है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार ही पहले देख लेते हैं। तो तुल्यांकी भार जो होता है जिसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, ठीक है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, जो भी दिया गया, जो भी पदार्थ दिया गया उसका अणुभार और बटे
यदि वो अम्ल है तो उसकी अम्लता से भाग देंगे, यदि वो क्षार है तो उसकी क्षारीयता से भाग देंगे, यदि वो साल्ट है, ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, वो लवण है, ठीक है, तो उसमें केटायन या एनायन पे टोटल जितना चार्ज होगा, यदि हम केटायन पे धनात्मक चार्ज देख रहे हैं तो टोटल उस पदार्थ में, क्योंकि न्यूट्रल होगा तो टोटल जितना केटायन पर होगा उतना ही एनायन पर होगा, ठीक है ना, तो उसके चार्ज से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ लिखते हैं अणुभार बटे, ठीक है। अब यहां यदि अम्ल है तो अम्ल की हो जाएगा अम्लता, जैसे HCl है, H2SO4 है, ठीक है, तो यहाँ HCl इसका अणुभार ऊपर, यदि मान लीजिए हम लोग तुल्यांकी भार किसका निकालना है, HCl का तुल्यांकी भार निकालना है, तो HCl के तुल्यांकी भार के लिए HCl का टोटल अणुभार जितना आएगा 35.5, 36.5 ऊपर, और नीचे अम्लता, मतलब इसमें एक ही हाइड्रोजन विस्थापित हो सकता है, एक ही अम्लीय हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक अम्लता हुआ, एक से भाग दे देंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए हम लोग H2SO4 के लिए निकाल रहे हैं तुल्यांकी भार, तो H2SO4 में ये सिर्फ H2SO4 दिया गया है तो इसमें दोनों हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं, निकलते हैं, क्योंकि दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो H2SO4 का अणुभार और नीचे 2 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो यदि अम्ल है तो इस प्रकार से तुल्यांकी भार निकालेंगे, यदि अम्ल नहीं है, क्षार है, तो उसका नीचे हम क्या करेंगे, क्षारता से भाग देंगे या क्षारीयता कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए क्षारकता भी कह सकते हैं, क्षारकता, ठीक है, अणुभार बटे क्षारकता। तो देखिए जैसे एग्जांपल में हम ले लें NaOH, ठीक है। अब NaOH में कितना OH है, जितना OH होगा उतना ही तो, जिससे जितना OH होगा उतना ही तो त्याग सकता है, तो एक OH है तो इसका क्षारकता 1 हो गया, तो यहाँ टोटल इसका 23 और प्लस 16 प्लस 1 टोटल हो गया अणुभार। अणुभार में हम कितने से भाग देंगे, 1 से, क्योंकि एक ही OH उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाए, अणुभार बटे, अब कोई क्षार है तो जितना उसमें OH होगा या जितना विस्थापित होने वाला OH होगा, यदि अम्ल है जितना इसमें विस्थापित होने वाला हाइड्रोजन होगा, ठीक है, अम्लीय हाइड्रोजन, उससे भाग देंगे उसके अणुभार में, क्या निकालने के लिए, तुल्यांकी भार। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कोई साल्ट, ठीक है, साल्ट, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लें NaCl, अब NaCl में क्या करेंगे, तो इसकी क्षारकता को हटा के हम लोग इसमें नंबर ऑफ टोटल केटायन, मतलब धनात्मक चार्ज, पॉजिटिव टोटल या कुल पॉजिटिव धनात्मक चार्ज, पॉजिटिव या फिर निगेटिव भी, क्योंकि न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव होगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस आएगा 1 माइनस, तो कितना केटायन कितना एनायन आ रहा है, 1, तो यहाँ पर अणुभार मतलब दोनों का अणुभार जोड़ेंगे जो कि 58.5 आएगा, उसके बाद इसके 1 प्लस चार्ज 1 माइनस चार्ज जितना भी ये संख्या बराबर है तो 1 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए हैं कि यदि अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो जो भी अम्ल दिया गया है उसका अणुभार बटे अम्लीयता, यदि क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है तो जो भी क्षार दिया गया है उसका अणुभार बटे क्षारकता, यदि हमें किसी साल्ट का मतलब लवण का तुल्यांकी भार निकालना है तो क्या करेंगे, उसके अणुभार में उसके टोटल नंबर ऑफ केटायन या टोटल नंबर ऑफ एनायन से भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लें Na2CO3, अब इसका हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी भार, तो इसका टोटल का पहले अणुभार निकालेंगे तो आसानी से आ जाएगा, इसका 23 होता है, 23 गुणे 2 46, इसका 12, इसका 16 3 48, सभी को जोड़ लेंगे आ जाएगा। लेकिन अब इसमें कितने से भाग देंगे ये बात आती है, तो इसमें यदि हम देखेंगे टोटल केटायन पर कितना चार्ज है, एक सोडियम पर एक चार्ज होता है, कितना सोडियम है 2, तो 2 चार्ज हो गया, ठीक है। या फिर इसका नहीं लेना है तो CO3 पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस चार्ज होता है, तो चाहे 2 माइनस चाहे 2 प्लस संख्या तो बराबर है, तो हमें इसके अणुभार में 2 से भाग देना है, आ जाएगा तुल्यांकी भार किसका, Na2CO3 का, ठीक है। अब तुल्यांकी भार आ जाएगा, उसके बाद इनमें से हम तुल्यांकी भार जहाँ पे भी कह रहा है रखने के बाद तुरंत हम इस फार्मूले से किसी का भी नॉर्मलता निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि कोई NaOH का विलयन है जो कि 1 लीटर लिया गया, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन, NaOH के एक विलयन में, एक विलयन में नहीं 1 लीटर विलयन में लिख देते हैं, ठीक है, 1 लीटर विलयन में
NaOH के 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका हमें नॉर्मलता निकालना है। नॉर्मलता तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि इसमें दिया गया है 1 लीटर, तो यहाँ पर आयतन लीटर में लिया गया, इस पे डायरेक्ट रखेंगे आंसर आ जाएगा। नहीं तो यदि मान लीजिए इसको ml में कर रहे हैं तो 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो फिर यहाँ रखेंगे ml में, ऊपर 1000 से गुणा। ठीक है, तो यदि लीटर दिया है तो ml में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसी फार्मूले पे रखते हैं। तो पदार्थ का ग्राम में भार कितना दिया गया है 5, तो हम लोग नॉर्मलता इक्वल यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए फार्मूला पदार्थ का ग्राम में भार कितना है 5 ग्राम बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है तो NaOH, ठीक है। अब NaOH पे हम लोग देखेंगे तो इसका एक ही OH तो है, तो क्षारकता कितना हुआ 1, ठीक है। OH है, क्षार है तो क्षारकता देखेंगे, अम्ल है तो अम्लता देखेंगे, और ये मान लीजिए साल्ट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ केटायन या टोटल नंबर ऑफ एनायन तो 1 है। इसके अणुभार में 1 से भाग दे दें तो आ जाएगा इसका क्या, तुल्यांकी भार। तो यहाँ तुल्यांकी भार नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखिए पदार्थ के तुल्यांकी भार, तो बराबर यहाँ तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार किसका, NaOH का। तो इसका अणुभार कितना होगा 23, 16 और 1 टोटल 40, तो 40 बटे 1 बराबर 40 ही होगा। तो यहाँ नीचे क्या रखेंगे हम 40, और गुणे नीचे है आयतन ml में 1000 से गुणा या फिर आयतन लीटर में, तो यहाँ 1 लीटर दिया गया तो नीचे हम लोग कर देंगे 1, यहाँ करेंगे डायरेक्ट 1, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, 5 गुने 5, 5 8 40, तो 1/8 बराबर क्या हो जाएगा 0.1 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 5 बार, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और टोटल जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा नॉर्मलता से संबंधित वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।